नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य भी था जिसने पत्थर में जान फूंक दी, मतलब सचमुच पत्थर को तराश कर उसे ऐसे शानदार मंदिरों में बदल दिया जो आज भी खड़े हैं। आज हम पल्लवों की ही कहानी जानने वाले हैं, वो राजवंश जिसने दक्षिण भारत की वास्तुकला का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज के जमाने में बिना ईंट, सीमेंट या मसाले के कोई बड़ी इमारत बनाने को कहा जाए तो क्या ये मुमकिन है? शायद नहीं। लेकिन 7वीं सदी में पल्लवों ने न सिर्फ ऐसा सोचा बल्कि इसे हकीकत में बदल कर दिखा दिया। देखिए, पल्लवों से पहले मंदिर तो बनते थे, पर वो लकड़ी या ईंट जैसी चीजों से बनते थे, और ये चीजें वक्त के साथ खराब हो जाती हैं। लेकिन पल्लवों ने एक बिल्कुल ही नई चीज की। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सीधे पहाड़ और चट्टानों को ही तराश कर मंदिर बना दिया जाए, ऐसे मंदिर जो सदियों तक हमेशा के लिए खड़े रहें। ये सच में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। और यहीं से दोस्तों शुरू होती है पत्थर की वो क्रांति जिसने दक्षिण भारत की कला का पूरा नक्शा ही बदल डाला। तो भाई, इस कमाल की सोच के पीछे कौन था? वो थे पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, और उनका एक नाम था विचित्रचित्त। इसका मतलब होता है वो इंसान जिसका मन हमेशा कुछ नया, कुछ अजीब सोचने को उत्सुक रहे। और उनका काम बिल्कुल उनके नाम जैसा ही था। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो पहले किसी ने ना किया हो। और उन्होंने जो किया उसका सबूत आज भी पत्थर पर मौजूद है। मंडकपट्टू में एक मंदिर है जहां राजा ने खुद लिखवाया। यह मंदिर बिना लकड़ी, बिना ईंट, बिना गारे और बिना धातु के बनाया गया है। सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा ऐलान था। इस नई तकनीक ने वास्तुकला की एक पूरी नई दुनिया ही खोल दी। एक ऐसी दुनिया जहां मंदिर बनाए नहीं जा रहे थे, बल्कि एक ही विशाल चट्टान से तराशकर आजाद किए जा रहे थे। पल्लवों की ये कला दो बड़े पड़ावों से गुजरी। पहले राजा महेंद्र वर्मन के समय में पहाड़ों को अंदर की तरफ तराशकर गुफा जैसे मंदिर बनाए गए, जिन्हें मंडप कहा जाता था। फिर आए उनके बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्य भी चाहते थे। उन्होंने तो इस कला को अगले लेवल पर ही पहुंचा दिया। अब गुफा नहीं, बल्कि पूरी की पूरी चट्टान को ऊपर से नीचे तक तराशकर एक अकेला खड़ा हुआ मंदिर बनाया जाने लगा, और इन्हें नाम दिया गया रथ। इस अद्भुत तकनीक का सबसे बेहतरीन नमूना अगर देखना हो तो वो महाबलीपुरम में मौजूद है। पंचरथ, यानी 5 रथों का समूह। ये पांचों रथ असल में एक ही बड़ी ग्रेनाइट चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। इनके नाम महाभारत के पांडवों और द्रौपदी के नाम पर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर रथ का डिजाइन, उसकी बनावट अलग है। ऐसा लगता है मानो ये मंदिर नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर के अलग अलग स्टाइल के मॉडल्स या प्रोटोटाइप हों, एक तरह का एक्सपेरिमेंट। और इन रथों के पास ही एक और नायाब चीज है, एक ही पत्थर से बना एक विशाल आदमकद हाथी। इसकी कारीगरी इतनी शानदार और जीती जागती है कि इसे भारतीय कला के सबसे खूबसूरत नमूनों में से एक माना जाता है। अच्छा, तो चट्टान को काटकर मंदिर बनाने में तो पल्लवों ने महारत हासिल कर ली, पर वो यही नहीं रुके। अब वो अपने अगले और सबसे बड़े काम की ओर बढ़ रहे थे, संरचनात्मक मंदिर बनाना। तो ये संरचनात्मक मंदिर क्या थे? मतलब अब वो चट्टानों को नहीं तराश रहे थे, अब वो खदानों से पत्थर के ब्लॉक ला रहे थे और उन्हें एक एक करके जोड़कर जमीन से ऊपर की ओर मंदिर बना रहे थे। ये पल्लव वास्तुकला के सफर का तीसरा और आखिरी पड़ाव था। इस नई स्टाइल का सबसे पहला और शानदार उदाहरण है महाबलीपुरम का मशहूर शो टेम्पल, जो आज भी समंदर के किनारे शान से खड़ा है। इसे राजा राज सिंह ने बनवाया था, और ये लोकल ग्रेनाइट के टुकड़ों से बना है। ये असल में 3 मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स है, और इसका वो 5 मंजिला पिरामिड जैसा टावर यानी शिखर इसकी खास पहचान है। ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने स्ट्रक्चरल मंदिरों में से एक माना जाता है। चलिए, अब महाबलीपुरम से पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम चलते हैं। यहाँ उनकी वास्तुकला का एक और हीरा मौजूद है, कैलाशनाथर मंदिर। इस मंदिर की नींव तो ग्रेनाइट से बनी है, पर इसका ऊपरी हिस्सा बलुआ पत्थर से बनाया गया, जिस पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। और जानते हैं, इसके मुख्य मंदिर के चारों ओर करीब 50 छोटे छोटे मंदिर हैं, जो इसे और भी भव्य बनाते हैं। इसे द्रविड़ स्टाइल के शुरुआती और सबसे अहम मंदिरों में गिना जाता है। तो पल्लवों का काम सिर्फ कुछ खूबसूरत मंदिर बनाने तक ही नहीं रुका। उन्होंने तो असल में एक पूरे आर्किटेक्चरल स्टाइल की, एक पूरी शैली की नींव रख दी थी।
मशहूर कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने भी यही कहा था कि पल्लवों की बनाई कलाकृतियों ने ही द्रविड़ शैली की नींव रखी थी। उन्हीं के काम ने आगे का रास्ता दिखाया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पल्लवों ने एक ब्लूप्रिंट बनाया, एक फाउंडेशन तैयार किया। उनके बाद आई चोल साम्राज्य ने उसी ब्लूप्रिंट पर और भी ऊंचे और विशाल मंदिर खड़े कर दिए। और फिर विजयनगर साम्राज्य ने उसमें बड़े बड़े गेटवे यानी गोपुरम और खंभों वाले हॉल जोड़कर उसे और भी शानदार बना दिया। पर शुरुआत वो पल्लवों ने ही की थी। तो कुल मिला के कहें तो पल्लवों ने सिर्फ मंदिर नहीं बनाए थे, उन्होंने आने वाले 1000 सालों के लिए दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला का DNA तैयार कर दिया था। उनकी विरासत आज भी दक्षिण के हर बड़े मंदिर में जिंदा है। पल्लवों ने अपनी कहानी पत्थर में लिख दी, जो हजारों साल बाद भी हम सब पढ़ रहे हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस दौर में हम ऐसी कौन सी चीजें बना रहे हैं जो आने वाली सदियों तक अपनी कहानी कह पाएंगी।